नमस्कार। खेलों की दुनिया में अक्सर हुनर और जीत की ही बात होती है। लेकिन आज हम एक ऐसे पहलू पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे जो टीम की नींव को मजबूत या कमजोर कर सकता है। मेरा मतलब है टीम भावना और प्रतिस्पर्धा का संतुलन। हमारे पास खेलों में टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, फॉस्टरिंग टीम स्पिरिट एंड हेल्दी कंपटीशन इन स्पोर्ट्स, इस दस्तावेज के कुछ अहम हिस्से हैं। तो इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब टीम में सहयोग की कमी होती है या फिर जीतने की होड़ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके मायने क्या हैं, ऐसा क्यों होता है और हाँ, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए इस अहम मुद्दे की परतों को जरा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, खेल हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बनाते, वो हमें मानसिक और सामाजिक तौर पर भी करते हैं। सहयोग करना, संवाद, साझा लक्ष्य रखना, ये सब खेल के मैदान पर सीखे जाने वाले कितने जरूरी सबक हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में जहां हर तरफ इतना कंपटीशन है, ये संतुलन बनाना सच में एक चुनौती बन गया है। हाँ, कई बार खिलाड़ी या तो पूरी तरह अपने में सिमट जाते हैं या फिर जीतने के लिए खेल की जो मूल भावना है उसे ही ताक पर रख देते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं, इस समस्या को थोड़ा समझते हैं। जब हम कहते हैं टीम भावना की कमी या फिर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, तो ये मैदान पर या खिलाड़ियों के बीच असल में दिखता कैसे है? मतलब ये दो अलग तरह की चुनौतियां हैं, सही कहा ना मैंने? हाँ, आप इसे कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, पर इनके दिखने के तरीके अलग हैं। टीम भावना की कमी वो तब दिखती है जब खिलाड़ी अकेले चमकना चाहते हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते या टीम के दूसरे सदस्यों का जो योगदान है उसे कम आंकते हैं। अच्छा। वो मैं में सोचते हैं, मतलब हम वाली भावना कम हो जाती है, संवाद कम हो जाता है और टीम के लक्ष्यों से ज्यादा ना व्यक्तिगत उपलब्धि पर ध्यान रहता है। और दूसरी तरफ वो है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। यहाँ जीत ही सब कुछ बन जाती है। इसमें खिलाड़ी आक्रामक हो सकते हैं, विरोधी टीम या कभी-कभी तो अपने ही साथियों के प्रति भी दुश्मनी का भाव रख सकते हैं। ओहो। यहाँ नियम तोड़ना, धोखा देना या दूसरों का सम्मान ना करना, ऐसी बातें भी आ सकती हैं। विनम्रता, निष्पक्षता जैसे मूल्य पीछे छूट जाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही स्थितियां, चाहे वो अलगाव हो या जरूरत से ज्यादा आक्रामकता, टीम की एकता और खिलाड़ियों के अपने विकास, दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों एकदम विपरीत लगने वाली बातें, एक में खुद को समेट लेना और दूसरे में इतना आक्रामक हो जाना, आखिर में टीम को एक ही तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, मतलब एकजुटता तोड़कर। लेकिन सवाल ये है कि खिलाड़ी इस तरह के व्यवहार की तरफ बढ़ते क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसके कारण काफी गहरे हैं और कई परतें हैं इसमें। इन्हें हम कुछ मुख्य श्रेणियों में देख सकते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर। इसमें अहंकार, ईगो एक बड़ी भूमिका निभाता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की वो जो लगातार कोशिश होती है। इसके साथ ही असुरक्षा का भाव भी जुड़ा है। कहीं मैं टीम के बाकी साथियों से पीछे ना रह जाऊं, ये डर, ये भी एक कारण बनता है। अच्छा। भावनात्मक समझ की कमी भी एक अहम कारक है। जो खिलाड़ी अपनी और दूसरों की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते या उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते, वो अक्सर सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता अपना लेते हैं। उन्हें लगता है कि हावी होकर ही पहचान मिलेगी। और हाँ, असफलता का डर भी, ये भी खिलाड़ियों को रक्षात्मक बना देता है और फिर वो हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगते हैं। ये तो हुए खिलाड़ियों के अंदरूनी कारण, लेकिन क्या बाहरी दुनिया का, जैसे माहौल का या लोगों के दबाव का भी इसमें कोई रोल होता है? निश्चित रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय कारक बहुत मायने रखते हैं। कई बार माता-पिता या शिक्षण संस्थान, स्कूल वगैरह बच्चों पर व्यक्तिगत प्रदर्शन और इनाम जीतने का इतना ज्यादा दबाव बना देते हैं कि टीम वर्क कहीं पीछे छूट जाता है। हाँ, ये तो देखा है मैंने। और एक और बात जो स्रोत से निकल कर आती है वो ये कि कैसे स्कूलों में एकेडमिक उपलब्धि पर, मतलब पढ़ाई पर जो इतना जोर दिया जाता है, वो अनजाने में खेल के मैदान पर स्वार्थी व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। वही व्यक्तिगत सफलता वाली मेंटालिटी खेल में भी आ जाती है। अच्छा, ये कनेक्शन तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, साथ ही स्कूलों में अक्सर स्टार खिलाड़ियों को ही ज्यादा तवज्जो मिलती है ना? जबकि जो सहायक भूमिका निभाते हैं उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जो असंतुलित मान्यता प्रणाली है, ये भी गलत संदेश देती है। और फिर नकारात्मक रोल मॉडल भी होते हैं। आक्रामक या अहंकारी खिलाड़ियों का व्यवहार देखकर भी युवा खिलाड़ी वैसा ही करने लगते हैं।
और इसमें कोच की भूमिका कितनी अहम हो जाती है फिर? क्या वे इस स्थिति को सुधारने या शायद अनजाने में बिगाड़ने में भी योगदान देते हैं? कोच की भूमिका तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ मार्गदर्शन की कमी एक बड़ा कारण बनकर उभरती है। अगर कोच का ध्यान सिर्फ तकनीकी कौशल और जीतने की रणनीति पर ही है और वे टीम वर्क, आपसी सम्मान और भावनात्मक पहलुओं पर जोर नहीं देते, तो खिलाड़ियों में ये गुण विकसित ही नहीं हो पाते। सही बात है। मैचों के बाद सिर्फ हार जीत का विश्लेषण करने के बजाय सहयोग और खेल भावना पर भी चर्चा करना जरूरी है, जो अक्सर नहीं होता। इन मूल्यों को सक्रिय रूप से सिखाना पड़ता है, उन्हें बढ़ावा देना पड़ता है। ये वजह तो समझ आती है, अंदरूनी डर से लेकर बाहरी दबाव और मार्गदर्शन की कमी तक। लेकिन जब ये समस्या टीम में मौजूद हो तो इसके लक्षण क्या होते हैं? कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिनसे पता चलता है कि टीम में या तो सहयोग खत्म हो रहा है या प्रतिस्पर्धा दुश्मनी का रूप ले रही है? हाँ, इसके कई साफ संकेत हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे कुछ खिलाड़ी गेंद पास करने या जरूरी जानकारी साझा करने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। अच्छा, टीम के भीतर बार बार झगड़े होना, बहस होना या एक दूसरे पर ताने कसना, ये भी एक बड़ा संकेत है। हार के लिए तुरंत दूसरों को दोष देना और अपनी जिम्मेदारी या सुधार के सुझावों को स्वीकार न करना, ये भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा टीम की रणनीतियों पर जो चर्चा होती है, उसमें शामिल न होना या उनमें सिर्फ अपनी चलाना, कम कुशल माने जाने वाले साथियों को नजरअंदाज करना या उनका मजाक उड़ाना, ये सब इसी समस्या की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये तो बहुत नेगेटिव माहौल बना देता होगा। बिल्कुल। और जब किसी खिलाड़ी को मनचाही भूमिका जैसे कप्तानी वगैरह नहीं मिलती, तो उसका जरूरत से ज्यादा निराश या आक्रामक हो जाना, ये भी एक लक्षण है। ये सारे व्यवहार दिखाते हैं कि टीम का माहौल स्वस्थ नहीं है। यानी ये सिर्फ खेल के मैदान पर दिखने वाली बातें नहीं है, बल्कि ये टीम की अंदरूनी सेहत का आईना है। तो फिर इन सब का असर क्या होता है? टीम की सफलता पर, खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर और शायद उनके भविष्य पर भी क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और कई स्तरों पर होता है। सबसे पहले तो टीम के प्रदर्शन पर ही असर पड़ता है, जाहिर है। जहां सहयोग नहीं, वहां तालमेल नहीं होगा और टीम के जीतने की संभावना कम हो जाएगी। स्कूलों या क्लबों में ऐसे माहौल के कारण खेलों में भागीदारी भी घट सकती है। बच्चे या तो टीम छोड़ देते हैं या फिर खेलना ही बंद कर देते हैं। ओह, ये तो बुरा है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो खिलाड़ियों में निराशा, तनाव और गुस्सा बढ़ता है। साथियों पर से भरोसा उठता है, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है। या फिर कुछ खिलाड़ियों में वो श्रेष्ठता का झूठा भाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। सामाजिक और नैतिक स्तर पर देखें तो सहानुभूति और ईमानदारी जैसे मूल्य कमजोर पड़ते हैं। खिलाड़ियों के आपसी रिश्ते खराब होते हैं, जो मैदान के बाहर भी नजर आते हैं। यहां तक कि कमजोर खिलाड़ियों को धमकाने या उन्हें अलग थलग करने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। और क्या इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी होते हैं? मतलब स्कूल या कॉलेज के बाद की जिंदगी पर इसका कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये समस्या सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहती। जो लोग टीम में सहयोग करना और मतभेदों को सुलझाना नहीं सीखते, उन्हें आगे चलकर अपने काम की जगह पर, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अच्छा। वे जिम्मेदारी साझा करने से बचते हैं, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी असर पड़ता है। और लगातार इस तरह की प्रतिस्पर्धा और टकराव के माहौल में रहने से मानसिक और शारीरिक थकावट यानी बर्नआउट का खतरा भी ज्यादा होता है। ये आदतें उनके व्यक्तिगत रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती हैं, यकीनन। इन व्यवहारों को समझने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमें और गहरी समझ दे सकते हैं। जैसे अल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, वो यहाँ बहुत मायने रखती है। हाँ, कैसे? यह बताती है कि खिलाड़ी देखकर सीखते हैं। अगर वे अपने रोल मॉडल या कोच को आक्रामक या असहयोगी व्यवहार करते देखते हैं, तो वे उसी की नकल करने लगते हैं। इसीलिए सकारात्मक व्यवहार दिखाने वाले रोल मॉडल का होना इतना जरूरी है। अच्छा, ये तो बहुत अहम बात है। इसी तरह डैनियल गोलमैन का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है, वो समझाता है कि आत्मजागरूकता मतलब अपनी भावनाओं को समझना, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को समझना और सामाजिक कौशल, रिश्तों को संभालना, ये सब सफल टीम वर्क के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ। जिन खिलाड़ियों में ये गुण होते हैं, वे बेहतर सहयोग कर पाते हैं और टकराव को ज्यादा रचनात्मक तरीके से हल कर पाते हैं। तो ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि ये समस्याएं सिर्फ अनुशासन की कमी नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण जुड़े हुए हैं। ये सिद्धांत वाकई इस मुद्दे को एक नया दृष्टिकोण देते हैं कि ये सिर्फ सतह पर दिखने वाला व्यवहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीखने और भावनात्मक समझ की प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर समस्या इतनी जटिल है, तो समाधान क्या है?
क्या किया जा सकता है ताकि टीम में सहयोग बढ़े और प्रतिस्पर्धा भी सकारात्मक बनी रहे? देखिए, समाधान भी उतने ही बहुआयामी होने चाहिए जितने की कारण है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत दस्तावेज कई व्यावहारिक रणनीतियां सुझाता है, जिनमें छात्र, कोच, स्कूल और माता-पिता सभी की भूमिका है। बढ़िया। तो क्या है वो रणनीतियां? सबसे पहले छात्रों के स्तर पर बदलाव की बात करते हैं। उन्हें सफलता को सिर्फ जीत के चश्मे से देखना बंद करना होगा। सीखना, मिलकर सुधार करना और प्रक्रिया का आनंद लेना, इसे भी सफलता मानना जरूरी है। हाँ, ये नजरिया बदलना जरूरी है। बिल्कुल। हर मैच या अभ्यास के बाद नतीजा चाहे जो भी हो, अपने साथियों के प्रयासों की सराहना करने की आदत डालनी होगी। टीम चर्चाओं में सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, यानी सहानुभूतिपूर्ण संचार का अभ्यास करना होगा। और आलोचना को लेकर क्या रवैया होना चाहिए? क्योंकि अक्सर फीडबैक को लेकर भी टकराव होता है ना? बिल्कुल होता है। खिलाड़ियों को रचनात्मक आलोचना शालीनता से स्वीकार करना और देना सीखना होगा। इसे व्यक्तिगत हमले के तौर पर नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के तौर पर देखना होगा। स्रोत में इसके लिए कुछ अच्छे तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे एक टीम रिफ्लेक्शन चेकलिस्ट है। इसका इस्तेमाल खिलाड़ी खुद का मूल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं कि वो कितने सहयोगी हैं। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल टूल है। हाँ, साथ ही नेतृत्व की भूमिकाओं को बारी बारी से देना भी मददगार हो सकता है, ताकि हर किसी को जिम्मेदारी का एहसास हो। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेम ही नहीं, ऐसी गतिविधियों और खेलों को शामिल करना चाहिए जहां जोर प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि एकता और मिलकर लक्ष्य हासिल करने पर हो। और हर मैच के बाद सिर्फ स्कोर या गलतियों पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी चिंतन करना जरूरी है कि टीम के तौर पर हमने क्या सीखा, कहां अच्छा सहयोग किया और कहां सुधार सकते हैं। स्रोत में इसके लिए कुछ चिंतन के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे कौशल के अलावा क्या चीज मुझे एक मूल्यवान टीम साथी बनाती है। इस तरह के सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। ये तो हुई खिलाड़ियों की बात। अब कोच और स्कूलों की क्या जिम्मेदारी बनती है? वे कैसे एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं? कोच और स्कूलों की भूमिका तो बहुत ही निर्णायक है। वे नियमित रूप से टीम निर्माण कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं, जहां खेल के जरिए विश्वास, सहानुभूति और एकजुटता बढ़ाने पर काम हो। और सबसे जरूरी बात, समान मान्यता को बढ़ावा देना। मतलब सिर्फ गोल करने वाले या सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ही नहीं, बल्कि रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले या टीम का मनोबल बढ़ाने वाले हर खिलाड़ी के योगदान को पहचानना और उसकी सराहना करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर जो पीछे रह के काम करते हैं वो अनदेखे रह जाते हैं। बिल्कुल। और खेल प्रशिक्षण का एक अहम हिस्सा नैतिक शिक्षा भी होना चाहिए। ईमानदारी, अखंडता, सम्मान, निष्पक्ष खेल, इन मूल्यों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और इन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। पीयर मेंटरशिप भी एक अच्छा तरीका है। अनुभवी खिलाड़ियों को नए खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए जोड़ना। स्कूलों को मिश्रित कौशल वाले आयोजन भी करने चाहिए, जहां अलग-अलग क्षमताओं के खिलाड़ी एक साथ खेलें। इससे समावेशिता बढ़ेगी और हुनर के आधार पर गुटबाजी कम होगी। और घर पर माता-पिता इस कोशिश में कैसे भागीदार बन सकते हैं? उनका क्या रोल है? माता-पिता का रवैया बहुत मायने रखता है। उन्हें बच्चों की तुलना दूसरे खिलाड़ियों से करने से बचना चाहिए। बच्चे के प्रदर्शन से ज्यादा उसकी भागीदारी, उसके प्रयास और टीम के प्रति सहयोग की सराहना करनी चाहिए। उन्हें बच्चों को दूसरों के नजरिए से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हारने वाली टीम कैसा महसूस कर रही होगी या जिस साथी से गलती हुई उसे कैसा लग रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, घर पर खुद सहयोगपूर्ण व्यवहार का उदाहरण पेश करना चाहिए। जब बच्चे परिवार में आपसी सम्मान और सहयोग देखते हैं, तो वे इन मूल्यों को सीखते हैं। सही बात है, बच्चे देखकर ही सीखते हैं। हाँ, इन रणनीतियों के साथ साथ कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे खेल के बाद समूह चिंतन सत्र, जहां खिलाड़ी खुलकर अपनी भावनाओं और अनुभवों पर बात कर सकें। माइंडफुलनेस अभ्यास, जैसे मैच से पहले साथ में गहरी सांस लेना या सकारात्मक विजुअलाइजेशन करना, ये टीम को शांत और एकजुट रहने में मदद कर सकता है। अच्छा। और अगर टीम में बार बार टकराव हो रहा है, तो संघर्ष समाधान प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, ताकि असहमतियों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर में बदला जा सके। स्रोत में दिए गए दैनिक सकारात्मक कथन, जैसे एक साथ हम अधिक हासिल करते हैं, इनको भी अभ्यास में लाया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक साझा जिम्मेदारी लगती है। खिलाड़ी, कोच, स्कूल और माता-पिता सभी को मिलकर एक ऐसी खेल संस्कृति बनानी होगी जहां हुनर के साथ साथ चरित्र का भी सम्मान हो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। खेलों का असली मकसद सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं है,
बल्कि जीवन के लिए जरूरी गुण विकसित करना है। जब खिलाड़ी सहयोग करना, दूसरों की सराहना करना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं, तो वे न सिर्फ बेहतर खिलाड़ी बनते हैं, बल्कि बेहतर इंसान भी बनते हैं। और ये परिपक्वता उन्हें खेल के मैदान के बाहर भी सफलता दिलाती है। स्कूलों और खेल संस्थानों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी खेल संस्कृति एथलेटिक प्रदर्शन के साथ-साथ ईमानदारी, आपसी सम्मान और सहानुभूति को भी बराबर का महत्व दे और पुरस्कार करे। तो अंत में शायद सच्ची चैंपियनशिप का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने साथियों को ऊपर उठने और साथ मिलकर चमकने में मदद करना है। ये एक अच्छी सोच है। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। टीम वर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ये सिद्धांत, जिन्हें हमने आज खेलों के संदर्भ में समझा, इन्हें हम खेल के मैदान के बाहर अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में, जैसे हमारे काम की जगह, हमारे परिवार या हमारे समुदाय में कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर सोचना शायद हम सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है।